अब खबरों की लेंगे खबर, जो आम आदमी पर करती हैं सीधा असर। खबरें जो हर रोज देखते हैं, कितनी होती हैं सच, कितना होता है मसाला। ऐसी न्यूज की सटीक रिपोर्ट करेगी अंधेरे में उजाला। खबरों की खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने वाले एंकर से हम भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। गुमराह करने वाली खबरों पर लगेगी लगाम, पाखंड बात का होगा पर्दाफाश, भ्रष्टाचार को दिखाएंगे सरेआम। नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम देश के दो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो एक सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा और दूसरा आध्यात्मिकता की टक्कर को आसान करेगा। सामाजिक मुद्दे पर आज हम कृषि बिल किसान हितैषी है या विरोधी पर चर्चा करेंगे, तो दूसरा आध्यात्मिक मुद्दे में होगा इस महीने में समाप्त हुई श्राद्ध पूजा सही है या गलत। तो आखिर किसान बिल 2020 क्या है, आखिर क्यों किसान और विपक्षी पार्टियों ने सड़कों पर हल्ला बोल रखा है, क्यों ये इस बिल का इतना विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम आध्यात्मिक मुद्दे पर श्राद्ध पर भी चर्चा करेंगे तथा इसकी सच्चाई पूरी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, आज देश का सबसे अहम मुद्दा आपको तथाकथित न्यूज चैनल्स पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। चौथा स्तंभ इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि रिया चक्रवर्ती को रात में जेल में नींद कैसे आई, लेकिन किसानों की नींद क्यों हराम है, इस बात से न्यूज चैनल्स को कोई लेना देना नहीं है। इन न्यूज रिपोर्टर्स को किसानों का मुद्दा उठाना जरूरी नहीं लगता है। देश के हर फालतू ड्रामों को प्राइम टाइम शो में दिखाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि सत्ता की गोद में बैठकर इन टीवी चैनल्स को संघर्ष वाली पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लुटियंस दिल्ली से आगे का धुंधला दिखाई देने लगता है इन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को और पत्रकारों को। साथ में सत्ता को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमा पर खड़ा जवान और सड़कों पर पिट रहा किसान एक ही परिवार से आते हैं। यदि सड़कों पर किसानों का रक्त बहेगा तो आंसू तो जवान के भी जरूर निकलेंगे, जो कि हमारे देश की मौजूदा स्थिति को और गंभीर दौर से गुजरने पर विवश कर सकता है। ऐसी न्यूज देश हित के मुद्दे लगातार उठाता रहेगा और आपको दिखाता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कृषि बिल 2020 की। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी विरोध के बावजूद इस बिल के तीनों विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो चुके हैं, यानी अब राष्ट्रपति की मोहर लगना शेष है और फिर यह कानून का रूप धारण कर लेगा। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष कृषि बिल का विरोध करता रहा और सरकार ने पिछले दरवाजे 8 और बिल पास कर दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि सुधार बिल किसानों का हितैषी है, जबकि वहीं किसान तथा अन्य विपक्षी दल इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है ये बिल किसानों का हितैषी नहीं बल्कि उनका दुश्मन है। विरोधी पक्षों का कहना है कि वर्तमान मोदी सरकार की नीति सरकारी खजाने को निजीकरण के हाथों सौंपने की है, जिसके तहत वह ऐसे अजीबोगरीब कानून लागू करवाना चाहती है जो न तो देश हित में है और न ही जनता के हित में। वहीं किसानों ने भी इस बिल का खासा विरोध किया है। किसानों का कहना है कि इस बिल से देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि निजीकरण से कहीं न कहीं उन्हें उनकी फसल के उचित लागत नहीं मिल पाएगी। किसानों की कई प्रकार की शंकाएं हैं और सवाल भी हैं, जिनके उत्तर केंद्र सरकार अभी तक नहीं दे पाई, जिसके चलते देश भर के किसान संगठनों ने 25 सितंबर को देश भर के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े प्रदर्शन किए। पंजाब के अमृतसर में कृषि बिलों के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन चलाया। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कृषि बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज हम आपको सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों बिलों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। सरकार ने जो पहला बिल पास किया है वो है FPTC, यानी कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जो किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी देगा। वहीं सरकार ने जो दूसरा बिल पास किया है उसका नाम है FAPAFS, यानी कि फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एक्यूरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान दिया गया है। यह बिल कृषि उत्पादकों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। वहीं सरकार ने जो तीसरा बिल पास किया है
उसको कहते हैं अति आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान रखा गया है। आइए जानते हैं कि इन तीनों बिलों के बारे में पक्ष और विपक्ष की क्या राय है। साथ में किसानों की भी राय आपके सामने रखेंगे। पारित किए गए तीनों बिलों के बारे में सरकार का कहना है कि इस बिल से किसानों और फैक्ट्री यानी कि कंपनियों के मालिक के बीच के बिचौलिए यानी कि आड़ती खत्म हो जाएंगे। इस बिल से किसानों की आय दुगनी होने में सहायता मिलेगी। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि बिल के प्रावधानों के अनुसार किसान अपनी फसल का सही दाम कंपनियों से ले सकेंगे यानी कि मोल भाव कर सकेंगे। सरकार ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, वह किसानों को इस बात का भरोसा दिलाती रही। वहीं सरकार ने कहा कि पुराने ढांचे को बदला जाएगा जिसमें किसानों के अधिकार सीमित थे और उनका शोषण हो रहा था। सरकार ने ये भी कहा कि इस बिल से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, लेकिन सरकार से बिल्कुल उलट राय रखते हुए विपक्ष ने अपना अलग ही तर्क दिया है। विपक्ष का कहना है और साथ में किसानों का कहना है कि बिल में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन बिल में जोड़ नहीं रहे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी यानी कि किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको एक रुपया नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये तीन भयंकर कानून आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पे उतर आया, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए। वहीं एमएसपी की गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। सरकार के ऊपर लगातार हमला बोलते हुए किसानों ने कहा कि सरकार ने इस बिल को लाने से पहले किसी भी संगठन से बात नहीं की और न ही हमारे सवालों का जवाब दिया। पक्ष, विपक्ष और किसान इस बात से भी खासे नाराज नजर आए कि अगर सरकार को कुछ करना ही है तो एमएसपी जारी करे और एक अध्यादेश लेकर आए। ये मीडिया ने खा लिए हमारी ये सारी हारे, टेलीविजन जाके खोल लियो, जनते सुशांत की बेटे का ब्याह होगा और कुछ नहीं पाता। बारिश में बंद कर दे, मैं 2 बार कल भेजो नहीं तो कैमरा खोज दिया। दिशाक जानो हमें दिशाक से आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया है। एक नाचनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे नफा करया करता देश खतर लड़िया था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका? मूर्ख बना रखा है। 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके एक लाइन निकल दी। विपक्षी दलों का कहना है कि एपीएमसी को खत्म कर सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इससे छोटे मझोले किसान बेहद दुखी होंगे और ज्यादा फायदा कंपनियों को होगा। विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों का ये भी कहना है कि जितनी जल्दी सरकार इस बिल को लाई, संसद में बिना वोटिंग के पास कराया, वो बेहद शर्मनाक है। इससे संसद की मर्यादा भी टूटी है। किसानों ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ये बिल केवल अपने फायदे के लिए पारित किया है, इससे किसान वर्ग खुश नहीं है। पक्ष और विपक्ष और किसान के तर्कों को मद्देनजर रखते हुए एससी न्यूज की इस पड़ताल को भी जरूर देखिए।
कृषि बिल 2020 पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से ये स्पष्ट है कि किसान केंद्र सरकार से खासा नाराज है, क्योंकि जिस तरह से इस बिल के तीनों विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया, वह तरीका न तो किसानों को और न ही विपक्षी दलों को पसंद आया। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत न करके बिल को संसद में जिस तरीके से पारित कराया गया, उस सबसे किसानों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है और वह आक्रोश आज पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। किसान खेतों को छोड़कर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अभी भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही, जिससे कि किसान संगठनों को एक मंच पर लाकर उनकी बातचीत सुनी जा सके और उनके गिले शिकवे दूर किए जा सके, जिससे कोरोना संकट काल में विरोध थम सके। अगर किसान ही खुश नहीं होगा तो फिर जबरदस्ती बिल उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्या सरकार के द्वारा किसानों पर जाति की जा रही है? देश आजाद है, इसलिए संवैधानिक अधिकार भी है कि हर वर्ग हर व्यक्ति अपने हक की मांग कर सकता है। लेकिन अब जब ऐसा होता है तो उसका समूल नष्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर भी देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाले दलाल मीडिया हाउसेज इस मुद्दे पर शांत हैं। जनता के मुद्दे पर मौन हैं। जो एंकर्स रिया कंगना को लेकर चीख चीख कर शोर करते हैं, उन्हें आज इस मुद्दे पर साफ साफ सूंघ गया है। क्या मीडिया का जमीर मर चुका है? क्या इन पत्रकारों की भीड़ अन्न को नहीं खाती? ऐसे ढेर सारे सवाल जहन में लगातार आते रहते हैं। 100 बातों की एक बात ये है कि देश राम भरोसे चल रहा है। और अब बात करते हैं भारत के कोने कोने में फैली एक आस्था के बारे में, जिसे लोग श्राद्ध क्रिया भी कहते हैं। 17 सितंबर पितृ अमावस्या के अंतिम दिन के अवसर पर सभी न्यूज वेबसाइट्स पर श्राद्ध की महिमा का मंडन करते हुए कई खबरें पब्लिश की गई, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई नहीं बताई। आपको बता दें कि सभी मीडिया ग्रुप्स ने एक जैसी ही खबरें दिखाई तथा प्रकाशित कर आपको गुमराह किया है, और इसीलिए आज ऐसे न्यूज आपको श्राद्ध के बारे में सही, सटीक और प्रमाणित खबर दिखाएगा। ऐसे न्यूज की टीम ने श्राद्ध क्रिया के बारे में गहराई से रिसर्च की कि आखिर श्राद्ध क्या है, यह प्रथा कब, कैसे और कहां से शुरू हुई तथा इसे करने से कोई लाभ भी संभव है या नहीं। और अंत में बारीकी से अध्ययन करने पर हमारे सामने सच्चाई आई कि श्राद्ध क्रिया केवल अंधविश्वास और पाखंडवाद का एक हिस्सा है। श्राद्ध क्रिया को वेद और गीता में अवेद्या यानी कि व्यर्थ कहा गया है, और इस क्रिया से किसी भी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं मिलता। वह यह क्रिया शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं है। यह क्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है और शायद इसी के चलते ये समाज में समाहित भी है। तो अब सवाल उठेगा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस क्रिया को आप गलत क्यों बता रहे हैं? तो ऐसे न्यूज अपना तर्क रखता है कि जो चीज गलत है वो गलत ही होती है, चाहे हजारों वर्षों से या लाखों वर्षों से प्रचलित क्यों ना हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था, जो कि गलत था और अंत में उसे बंद किया गया। और इसी तरह यह श्राद्ध पूजा भी गलत है और इसका प्रचलन भी बंद होना चाहिए। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया है कि श्राद्ध नकली धर्म गुरुओं की रोजी रोटी का एकमात्र साधन बन गया है। नकली धर्म गुरु बताते हैं कि मृत्यु उपरांत देह संस्कार, चौथा, 10वीं, फूल चुगना, गंगा में अस्थि विसर्जन करना, 13वीं, 16वीं और पिंड भरवाना, इन सभी क्रियाओं को करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। परंतु विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि श्राद्ध करने से आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने प्रमाणित किया है, गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं। और इसी तरह संत गरीबदास जी महाराज जी भी कहते हैं, राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेद। अर्थात जो इस पूजा को करते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। इसीलिए श्राद्ध क्रिया या यूं कहें कि पितृ पूजा, इससे न तो मरने वालों को और न ही इसके करने वालों को कोई फायदा होता है। तो अब सवाल उठता है, फिर आखिर ये प्रथा इतनी प्रचलित क्यों? इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, अर्थात एक अंधश्रद्धा है जिसे लोग अज्ञानतावश हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, जो कि अब सत्य प्रमाणों के आधार पर त्यागने योग्य है। आज हमने विशेष पड़ताल में सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दे पर विस्तार से बात की। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना के बाद अब डेंगू से भी हुए संक्रमित मंत्री के शरीर में लगातार गिर रहे प्लेटलेट्स, हालांकि अब वे आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। श्रीनगर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी की गोली मारकर कर दी हत्या। बाबर कादरी टीवी डिबेट में रखते थे कश्मीर की बात। एनसीबी के मामले में 29 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे रिया और शैविक एक्ट्रेस को नहीं मिली जमानत। बेंगलोर दंगा मामले में एनआईए ने की 30 जगह छापेमारी हुई। 44 साल के मुख्य साजिशकर्ता सादिक अली को भी किया गिरफ्तार।
जियो ने 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मोबाइल सेवाएं देने की शुरुआत की। जियो उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली दूसरी भारतीय दूरसंचार कंपनी बनी। कृषि बिल के विरोध में पंजाब में शुरू हुआ रेल रोको आंदोलन। किसान संगठनों का दावा है कि छोटे बड़े 250 किसान संगठन जुड़े हैं। देश के कई राज्यों से किसान इस आंदोलन में कर रहे हैं सरकार का विरोध। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक नारायण राव का 65 साल की उम्र में कोरोना वायरस से हुआ निधन। सूरत के ओएनजीसी टर्मिनल में लगी भीषण आग, साथ ही 3 धमाके भी हुए और 25 फीट ऊंची लपटें उठी। फायर फोर्स ने 4 घंटे में आग पर पाया काबू। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इजराइल ने लगाया दूसरा लॉकडाउन। यहां पर संक्रमितों की संख्या हुई 2 लाख के पार। कोरोना से लड़ाई में अब एसडीआरएफ की 50% राशि खर्च कर सकेंगे राज्य। केंद्र ने राज्यों को दी मंजूरी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु शिष्यों ने हरियाणा के जिला फतेहाबाद में टोहाना रोड पर स्थित सतलोक आश्रम में बिना बैंड बाजे के महज 17 मिनट में रचाई एक अनोखी शादी। सादगी भरी इस शादी की बातें शहर भर में चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम के दौरान सिरसा जिले के गगनदीप का विवाह फतेहाबाद के राजदीप के साथ बिना किसी दहेज और फिजूल खर्चे के साथ संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिल्ली और हरियाणा में स्थित सतलोक आश्रम में विशेष धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुए हैं, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी के संत ग्रंथ साहिब की अमृत वाणी का पाठ किया जाता है। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लाभ उठा रहे हैं। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल ने माना कि कबीर जी हैं सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुट्ठी भर चाहिए तो सिकंदर हो जाओ, पूरा ब्रह्मांड चाहिए तो कबीर हो जाओ। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।